मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीने जाती है। मैंने सुना है कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक था मुंशी प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। राउंड टेबल में आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज उपाध्याय है। आज का जो हमारा राउंड टेबल है वो कुछ गज़लों के बारे में और कुछ गीत और संगीत के बारे में है। आज मैं जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। तो आइए मिलते हैं श्रीमती रेखा राजवंशी जी से और दादा अभिजीत सरकार। रेखा जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप इस गज़ल की जर्नी के बारे में बताएं। The very first ghazal which I wrote, at that time I was only 21. एक गजल है, इसमें जिंदगी धुंध है कुहासा है, मन समंदर है फिर भी प्यासा है। लेकिन अब उसके बाद बहुत साल बाद जब मैंने दिल्ली में 2010 में ये ऑल इंडिया रेडियो के जो डायरेक्टर थे, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी करती रही सेगमेंट्स, जब मैं दिल्ली में थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो डायरेक्टर थे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अगली किताब गजलों की आनी चाहिए। इफ यू हैव द बुक यू विल रीड इट ऑल एनीवे। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी गजलें बहुत अच्छी हैं, यू बेटर राइट सम मोर, और एक किताब तुम्हारी आनी चाहिए। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई कि और गजल्स उसमें शामिल हों, और मैंने पढ़ना शुरू किया क्या है गजल, कैसे लिखी जाती है। ये कोई बहुत आसान तरीका नहीं है, इसमें मीटर होना चाहिए। और मीटर का मतलब है कि जैसे अगर हम तुलसीदास जी की चौपाइयां या दोहे पढ़े, तो सबसे बड़ी बात है कि हर दोहे में जितनी मात्रा पहली लाइन में है उतनी दूसरी में, और पूरी रामायण में ये स्टाइल को फॉलो किया गया है। उसी तरह गजल में भी यही होता है कि आप उसके कुछ मीटर्स होते हैं, अगर हम उनको, तो खैर एनीवे टू कट इट शॉर्ट आई स्टार्टेड लर्निंग दैट कि कैसे काउंट करते हैं। ऑल्दो आई डोंट नो उर्दू, बट आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, क्योंकि मेरे फादर लखनऊ के थे उस साइड के, तो हिंदी बहुत स्ट्रांग थी, उर्दू निष्ठ हिंदी। और पढ़ा भी मैंने बहुत राइटर्स को, एक अपने बड़े होते होते बहुत मैगजीन्स आती थी। तो एनीवे द थिंग इज, मैंने जब लिखनी शुरू की तो जब भी पूरी तरह खो जाना पड़ता है, और खोने के बाद जो बाद में निकलता है कभी कार में बैठकर। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, क्योंकि मैं वर्क फुल टाइम, मैं उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती थी, और फिर उसको दोबारा, क्योंकि एक थॉट आया और उसको आप अगर भूल गए तो भूल गए, फिर वो दोबारा उतना अच्छा थॉट नहीं आता। अभिजीत जी तो समझते हैं इस बात को ना, कि फिर उस थॉट को अगर हम वहीं की वहीं रिकॉर्ड कर लें, जैसे आप एक मीटिंग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे आपको याद रहे क्या क्या हमने बात की थी, तो वो इस तरह से वो मिसरा लिखा गया। उसके बाद घर में आके उसको ठीक से तराश के, एक बार लिखने से नहीं, कई कई बार उस पर नजर डालनी पड़ती है। और उसके बाद भी मैंने एक एक्सपर्ट के पास भेजा, वो बहुत फेमस एक्सपर्ट हैं, कि अगर मेरे पब्लिशर ने एक्चुअली भेजा, अब वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ जो थोड़ी बहुत खामियां रही होंगी उनको ठीक किया, क्योंकि सबसे मुश्किल विधा जो है वो गजल राइटिंग है। तो ये जर्नी थी, फिर वो किताब तैयार हुई, पब्लिश हुई, लोगों को पसंद आई। अभिजीत जी ने कुछ उसमें से सेलेक्ट की, उन पे धुन बनाई, और मुझे लगा ये एफर्ट बेकार नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट यूज हिज एक्सपर्टीज, क्योंकि हम लोग तो नहीं रहेंगे लेकिन ये चीजें रहेंगी हमारे बाद। ब्यूटीफुल थॉट रेखा जी। जी, तो ओके, तो फिर ये बुक आपने ये किताब प्रेजेंट की थी दादा को, और एंड दैट्स हाउ दादा गॉट इनिशिएटेड टू योर गजल्स। दैट्स राइट। ओके दादा, आप भी काइंडली कुछ जर्नी के बारे में शेयर करें, किस तरह से आप जुड़े इस चीज से। देखो, मेरे पास ऐसे तो कई जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, कवि, दे सेंड मी देयर वर्क्स, लेकिन बहुत बड़ी बात जो
रेखा जी ने बताई वो मीटर की बात है। आई हैव टोल्ड हर बिफोर टू कि बस हैंडफुल मेरे पास ऐसे पोइट्स आए हैं जिनके पोइट्री में मीटर होता है, प्रॉपर मीटर, और ये रेखा जी उनमें से हैं। और सिडनी में तो शायद एक दो इन ऑल दिस ईयर्स मुझे कोई दिखाए जो कि प्रॉपर मीटर में लिख सकता है। इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट, और दैट हैज़ टू बी स्टडीड। ये टेक्निकल आर्ट है मीटरेज की पोइट्री में, और इसको पढ़ना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। ये फ्रॉम म्यूजिकल व्यू पॉइंट, एंड मेरे तो कई कई 100 तर्ज पड़े होंगे मेरे पास जो कि मैंने ऐसे ही, जैसे कि रेखा जी कहती हैं, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वर्ड्स नहीं होते फिर भी ऐसे बजा के मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कुछ धुन आती है दिमाग में, तो ऐसे कई पढ़े हुए हैं। और कुछ नए बन जाते, तो उनकी पोइट्री पढ़ते पढ़ते कुछ एक दो धुन पहले बनी थी तो उनमें फिट हो गया, वो उनकी पोइट्री फिट हो गई बिल्कुल। और कुछ मैंने नए भी बनाए उनकी पोइट्री देख। लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन द मीटर इज गुड पोइट्री की, द म्यूजिक कंपोजिशन बिकम्स ईजियर, मच ईजियर। और मार मचड़ के नहीं डालने पड़ते सुर, अपने आप वो फ्लो होता है सुरों का, अगर मीटर सही है। जैसे कोई मुझे पोइट्री देता है, मैं पढ़ के आई रियलाइज कि ये एक तर्ज बनाना मुश्किल है इसका, क्योंकि मीटर से हट जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेजेस वो मीटर में नहीं है। तो जो तर्ज आप बनाते हो, क्योंकि म्यूजिक तो मीटर में ही होता है, तो अगर पोइट्री मीटर में ना हो तो वो बैलेंस नहीं होता है फिर। So that's how it all came about, and रेखा जी, of course, I know her since many years, और हम ऑन एंड ऑफ हम ये बात करते रहते कि भाई कुछ करना चाहिए कुछ, तो और बात में ऐसी धुनें बन गई, कुछ तर्जें तैयार हो गई, और उनकी जो पोइट्री है बेहतरीन, ब्यूटीफुल पोइट्री है। तो कुछ मैंने मेलोडीज बना ली उसमें से। ब्यूटीफुल जी, थैंक यू दादा फॉर दैट इनसाइट। एक साधारण आदमी ये कैसे समझे कि हम किस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है लिखने की, और वो लम्हा कैसा होता है, वो मोमेंट कैसा होता है जब वो आपका कलम चलना शुरू हो जाता है और लफ्ज, अल्फाज, शब्द शक्ल लेने लगते हैं पंक्तियों के, कहानियों के। वो क्या होता है, वो किस तरह से प्रेरणा होती है और किस तरह से वो प्रवाहित होती है, जिसे कहते हैं। तो हम पंकज, क्या होता है कि ये जो पोइट्री राइटिंग या गजल या गीत या ये सब ऐसी चीज है कि गॉड गिफ्टेड है, मुझे लगता है। थोड़ा सा तो हमको उसके बारे में समझ होती है, थोड़ा हमको ये होता है कि हम अपने आप निकल के आने लगती है पोइट्री। क्योंकि जिन लोगों ने पहले लिखा, तो पोइट्री जैसे कि जब वो शिकारी ने देखा कि क्रौंच पक्षी मर रहा है, तो उसके कविता अनायास जो पहली कविता जन्मी थी तब जन्मी थी। और आपको पता होगा कि पंत ने कहा वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। एनीवे, ये तो सब चीजें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर इसके लिए एक तो ये होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कविता है क्या। अगर कविता ही नहीं पता तो कविता कई जरूरी नहीं है कि जो गीत है, या कई लोग जन्मजात ऐसे होते हैं जो कि लिख सकते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर छंदों का, क्योंकि कोई भी चीज अगर सीख के करी जाए तो उसमें और अधिक जान आ जाती है। जैसे कि अगर किसी को पता हो छंद क्या है, अलंकार क्या है, और मैंने तो क्योंकि साहित्य पढ़ा है तो इसलिए मुझे मालूम है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा और वो लिख लेते हैं और अच्छा लिख लेते हैं। लेकिन एक परिपक्वता जो आती है, वो आती है कि जब आपको पता हो। नहीं भी कई लोग पढ़ लेते हैं बाद में, जरूरी नहीं उन्होंने साहित्य में अपना बैचलर्स किया हो, लेकिन वो बाद में जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे लिखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो जो हमें गिफ्ट मिला होता है भगवान से, और दूसरा हमने उसको किस तरह से अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश की है एज ए राइटर, एज ए पोएट। क्या ये सीखा जा सकता है रेखा जी? जैसे एक्टिंग सीखी जा सकती है, संगीत सीखा जा सकता है, ऐसे ही ये नहीं मैं कहूंगी कि कविता लिखना, लेकिन कविता के जो एलिमेंट्स हैं, जो मुख्य तत्व हैं, उनको आप सीख सकते हैं। ये क्योंकि मैंने ये कहा कि कहानी एक विधा ऐसी है जिसको आप सीख सकते हैं। हर व्यक्ति एक साइंटिस्ट नहीं हो सकता, हर व्यक्ति एक राइटर नहीं हो सकता, आर्टिस्ट नहीं हो सकता।
अब मैं चाहूँ कि अभिजीत जी की तरह गाने लगूं तो मैं गा नहीं सकती। तो एक ये जो क्रिएटिव पार्ट हमारी लाइफ का है, क्रिएटिव जर्नी, ये एक अलग तरह से हर एक हर हर एक में तो नहीं, जिसमें होती है उसमें होती है। जैसे मैं मैथ्स नहीं कर सकती, साइंस नहीं कर सकती बिल्कुल। तो वो जो हमारी मेंटल फैकल्टीज हैं, अगर आपको पता हो, मैंने पहले भी कहा था कि गिलफर्ड के क्यूब की तरह, या जो थ्योरी आई थी साइकोलॉजी में कि हमारी दिमाग में जो इतने सारे पार्ट हैं, तो वो सबके डेवलप होने लगे तो सब जीनियस हो जाएंगे और सब लोग सब कुछ कर सकेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। जैसे हम कहते हैं किसी का लेफ्ट हेमिस्फेयर या किसी का राइट हेमिस्फेयर, पर चलिए हेमिस्फेयर की थ्योरी में भी ना जाए, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारी जो शक्तियां हैं, आप जिसे कहते हैं, कि अगर क्रिएटिविटी की बात करें, तो हर एक में अलग अलग तरह से ये इसको ये मिली होती है। तो मुझे पोएट्री की मिल गई, ये बात है। और इसको इसलिए थोड़ी परिपक्वता मिली क्योंकि मैंने बकायदा साहित्य पढ़ा। थैंक यू। सेम यही सवाल मेरा दादा अभिजीत से भी है। पहले तो संगीत की प्रेरणा कैसे आती है किसी में, ये इंस्पिरेशन कैसे आता है, क्या ये सीखा जा सकता है? और और ये किस तरह से, हाउ इट टेक्स द शेप ऑफ, हाउ इट बिकम्स फ्लूइड, हाउ इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, क्या वो भी सीखा जा सकता है? क्या उसे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है? टेल अस देखो, मोर अबाउट। नॉट ओनली ये सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं है, लेकिन कोई भी क्रिएटिव चीज़ की बात है। कि मैंने एक दो साल पहले मैंने एक ऐसे लिखा था अबाउट क्रिएटिविटी। तो उसमें दिस इज व्हाट आई थिंक इट इज, कि देयर इज एक चीज़ है जो जीनोटाइप फैक्टर है और एक फिनोटाइप फैक्टर है। जीनोटाइप इज समथिंग दैट जिससे पैदाइशी चीज़ है और इनहेरिटेड जो है पेरेंट्स से या फ्रॉम फैमिली। फिनोटाइप जो चीज़ है वो जो आप सोशली लोगों के कांटेक्ट में आके जो चीज़ें आप सीखते हो या तो चीज़ें पढ़ते हो, दैट्स फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप चीज़ है। तो हर एक क्रिएटिविटी में खास ये दोनों का इक्वल प्रोपोर्शनल है। कुछ लोग जो हैं वो जीनोटाइप इतना हैवी होता है उनका कि दे पैदाइशी इसी टैलेंट होता है उनमें कि थोड़ा सीख लेते हैं तो काफ़ी है उनके लिए। कुछ लोगों की जो जीनोटाइप है वो लो है, जो इनहेरिटेड है, तो वो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो दैट ये डिफरेंस है, फ़र्क इतना ही है। लेकिन दोनों का जो है ये मिश्रण से ये बात बन जाती है। आप कितनी पैदाइशी है और कितना फिनोटाइप इफ़ेक्ट्स हैं आपके टैलेंट पर। जैसे रेखा जी ने कहा कि भाई जो पैदाइशी कुछ चीज़ें होती है वो आप कर लेते हो, लेकिन सीखने से इट बिकम्स बेटर। वो और भी उसकी जो मच बेटर, बट इट कैन बी लर्नड, नॉट एवरीथिंग बट सम फ्यू थिंग्स। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दादा इनसाइट देने के लिए, और थैंक यू रेखा जी इनसाइट देने के लिए। मैं इस वीडियो को हमारे ऑडियंस के लिए यहीं पे एंड करूंगा, और बिफोर आई एंड इट मैं चाहूंगा कि रेखा जी और दादा अभिजीत इसे समराइज करें, इसे कंक्लूड करें हमारे ऑडियंस के लिए। आप इसे गजल के पर्सपेक्टिव से भी समराइज कर सकती हैं, कंक्लूड कर सकती हैं, या फिर एक जेनेरिक लेखनी के पर्सपेक्टिव से भी रेखा जी समराइज कर सकती हैं। एंड लाइकवाइज दादा आप भी इसे आर्टिस्टिक या क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट में इसे समराइज करें। रेखा जी पहले आप। देखो पंकज, अभी जैसे हमने पता है कि रेत समाधि को ट्रांसलेशन के लिए बुकर प्राइज मिला, ठीक है। तो कोई भी चीज पोइट्री के लिए भाषा बहुत जरूरी है, और साथ के साथ अगर हमें थोड़ा सा हम पढ़ते हों लोगों की, जो अच्छे कवियों को अगर हमने पढ़ा है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है कि हमको थोड़ा सा ज्ञान हो। तो इन तीनों चीजों से अगर किसी को पता है, किसी व्यक्ति को या किसी शायर को, किसी कवि को, किसी लेखक को, उसका अधिकार भाषा पर है, उसको अपने भावों को अभिव्यक्त करना आता है, उसको ये पता है कि कहानी के भी या शायरी के भी क्या, जैसे हम अपने स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं क्रिएटिव राइटिंग, तो हम उनको बकायदा सिखाते हैं कैसे आप
बहुत ज्यादा आप कैसे शुरुआत करें, कैसे आप उसको आगे लेके जाएं, कैसे उसमें संघर्ष पैदा करें और कैसे उसको कंक्लूड करें। जो उसके 5 एलिमेंट्स हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चे सीखते हैं कि अपनी फीलिंग्स को हमको अगर अ, अभिव्यक्त करना है तो उसके लिए हम क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं। कहानी के क्या-क्या तरीके होते हैं, सस्पेंस हो सकती है, कॉमेडी हो सकती है, कुछ भी। मैं गज़ल से कहानी पर आ गई हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन कोई भी क्रिएटिव राइटिंग ऐसी ही है। तो उसमें तीनों चीज़ों के सम्मिश्रण से बहुत अच्छा लिखा, जिसमें ये टैलेंट हो, दूसरी चीज़ है कि अगर वो उसका भाषा पर अधिकार हो, और तीसरी चीज़ है कि उसको सारे फीचर्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग पता हो। और ये इनको अगर सीखा भी जा सकता है, लेकिन कविता के मामले में फिर भी मैं कहूँगी जीनोटाइप जो अभिजीत जी ने कहा, वो बहुत ज़रूरी है। एक हेरिडिटरी या एक जो आपको मिला है ये जीन्स के थ्रू या फिर वातावरण के थ्रू या किसी भी तरह से, तो एक अच्छा लेखक या गज़लकार या शायर बन सकता है। बहुत शुक्रिया रेखा जी। दादा। म्यूजिक में ये है कि संगीत में दो चीज़ों का फाउंडेशन है, एक है सुर और ताल। अगर अब सुर और ताल ना हो तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले सीखना पड़ता है, या तो यू हैव इनहेरिट, जो भी आप करो, जीनोटाइप हो फिनोटाइप हो, सुर और ताल दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जो कि आप या तो पैदाइशी हो या सीखना पड़ता है। लेकिन आगे जाके ये मेरा ओपिनियन है, अल्टीमेटली आपको जो है समझना पड़ता है कि इमोशंस क्या है। तो आपके पास सुर हो, अच्छे ताल हो, ऐसे कई म्यूजिशियंस मुझे मिलते हैं गाने वाले, सुर ताल बहुत बेहतरीन है लेकिन इमोशनल कंटेंट कम है। तो अगर इमोशंस ना हो अल्टीमेटली गाने में, देन इट्स पॉइंटलेस। लाइट्स प्योर क्लासिकल की बात और है, लेकिन लाइट म्यूजिक में गज़ल्स हो, ठुमरी हो, फिल्मी गाने हो, फोक डिवोशनल गाने, उसमें इमोशंस की बहुत ज़रूरत है। सुर ताल के ऊपर दैट्स द लेयर ऑन टॉप। और इमोशंस तभी इंसान को पता चलता है जबकि वो पोइट्री जाने। अगर कविता पढ़ के इमोशंस उसके समझ में ना आए तो वो गा नहीं पाएगा ठीक तरह से। तो जैसे कि मैं कंपोज करता हूँ जब म्यूज़िक, 20-25 दफ़े सिर्फ मैं पोइट्री पढ़ता हूँ, सुर को आई डोंट टच एनीथिंग, सिर्फ पढ़ता हूँ उसको मैं, एंड वो जहन में उतर जाता है कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इमोशन क्या है। गज़ल में तो हर शेर में इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो वो समझने के बाद फिर मैं जो कि बैठता हूँ कंपोज करने के लिए। तो सुर और ताल ये फाउंडेशन है, लेकिन उसके ऊपर जो इमारत बनती है वो इमोशंस और लिरिक्स की होती है लाइट म्यूजिक में। हाँ जी, थैंक यू सो मच दादा अभिजीत, एंड थैंक यू सो मच रेखा जी। राउंड टेबल के श्रृंखला से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे दर्शकों श्रोताओं से, लिसनर्स को और मेरी ऑडियंस को थैंक यू राउंड टेबल के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए। And I will see you again in my next episode where I meet yet another guest talking about books, music, or films. Thank you.